हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे हम सभी के परिवार डी ज्ञान क्लासेस में। तो ये हमारी शाम 6 बजे स्टैटिक जीके की क्लास है जिसमें हम लोग आज टॉप 25 पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 100% मेरी गारंटी है। वीडियो अगर आप अंत तक देखते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को अटेम्प्ट करना और आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारा एक्स्ट्रा जानकारी दिया जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है जिसने बोला कल दिन गया ढल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको राज करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप मेहनत करोगे तभी आपकी जॉब होगी। तो इसीलिए अगर राज करना है हमें तो मेहनत तो बहुत जरूरी है भाई। तो आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। और हाँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अंत तक देखना। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर तो भाई जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो करो। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से सोशलिस्ट शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया है? ठीक है, ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, 38 अमेंडमेंट, 49 अमेंडमेंट या फिर 52nd अमेंडमेंट। तो दोस्त देखो, एक्चुअली हुआ क्या था 1976 में, 1976 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कौन सा अमेंडमेंट किया था? 42nd अमेंडमेंट किया। ठीक है, जिसके तहत 3 शब्द को जोड़ा गया। एक जोड़ा गया सेक्युलर, फिर दूसरा जोड़ा गया सोशलिस्ट, समाजवाद, सोशलिस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में समाजवाद बोलते हैं। ठीक है, और सेक्युलर को निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, निरपेक्षता बोलो, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी में सेकुलर। और एक जोड़ा गया इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ठीक है, तो इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से, और जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा 42nd अमेंडमेंट के तहत क्या क्या किया गया था। तो सेक्युलर को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट को जोड़ा गया था और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसका सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सवाल है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, आपको बताना है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा है राज्यसभा एक स्थायी शरीर है। तीसरा है, यह 1952 में पहली बार विधिवत गठित किया गया। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी है, इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर होगा। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा डी, पहला वाला जो है बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। याद रखिएगा, 12 मेंबर्स राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट राज्यसभा के बारे में जानना, ये एक परमानेंट बॉडी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जानना, 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया और सभा आयोजित की गई। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है, 1/3 मेंबर तो होते ही हैं रिटायर, जिसको हम लोग सेवानिवृत्त बोलते हैं। ठीक है, 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन हर एक साल नहीं, हर एक 2 साल पर। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया था हर एक साल, इसका सही जवाब होगा हर एक 2 साल पर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, सभी लोग ध्यान से सोच समझकर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड, विच आर्टिकल प्रोमोट्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? कौन सा लेख, कौन सा आर्टिकल
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है आर्टिकल 50, आर्टिकल 49, आर्टिकल 51 या फिर आर्टिकल 48। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आर्टिकल। कमेंट कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आर्टिकल है ये आपका आता है पार्ट 4 में। और पार्ट 4 क्या है सब लोग जानते होंगे। पार्ट 4 क्या है? तो दोस्त पार्ट 4 है आपका 36 से 51, 36 to 51 क्या है बताइए? ये है आपका एफडी, फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, 36 से 51 आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। और 51A की बात हुई तो ये हो गया डीपीएसपी। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 51 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 51 के तहत ही हम लोग पीस एंड सिक्योरिटी देश में बहाल कर सकते हैं, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगला सवाल, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये क्लास कैसी लग रही है, और अच्छी लग रही होगी तो एक लाइक जरूर से देना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में मूल रूप से हर भारतीय नागरिक को चुनावी मताधिकार प्रदान किया गया है, जिसे दिवालिया, अपराधी, पागल या गैर निवासी घोषित नहीं किया गया है। उसकी आयु कितनी है? तो इन शॉर्ट आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है एडल्ट सफरेज के बारे में पूछ रहा है। एडल्ट सफरेज एज क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका सही जवाब होगा 18 वर्ष, 18 ईयर्स एडल्ट सफरेज एज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और जैसा कि इमेज भी देख पा रहे होंगे, एडल्ट सफरेज, अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हो तो आपको वोटिंग राइट्स मिलता है, फंडामेंटल राइट्स बहुत सारा आपको मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 है, एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज इन विच ड्यूटीज इन मौलिक कर्तव्यों में शिक्षा की आयु शामिल है। तो आपको बताना है मौलिक कर्तव्य में जो शिक्षा की आयु है वो कितनी है। ए, बी, सी, डी कमेंट करके बताइए। और ये है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्त ये जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना, 2002 में क्या हुआ था? 2002 में आर्टिकल 86 डबल ए को जोड़ा गया। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स आपका एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। एजुकेशन एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, लेकिन दोनों का वर्ड्स अलग अलग है। फंडामेंटल राइट्स में 21A में आपका राइट टू एजुकेशन है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 51A में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें 6 से 14 वर्ष तक उम्र के बच्चों को एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है, और राइट टू एजुकेशन में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्त 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और आपका फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है, कौन से भाग में है? तो आपको पता होगा ये पार्ट 3 में है और ये पार्ट 4 में है। ठीक है, और 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स और 36 से 51 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मुझे उम्मीद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स को जाना है। चलिए अगला सवाल, अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट डिड द राइट टू होस्ट। चलिए क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट डिड द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग एज द फंडामेंटल राइट्स। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय ध्वज को मौलिक अधिकार के रूप में फहराने का अधिकार दिया था? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। बहुत अच्छा सवाल है और मुझे उम्मीद है इसका सभी लोग सही आंसर करेंगे।
ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। तो दोस्त याद रखना, इसका सही जवाब होगा आर्टिकल, इसका सही जवाब है आर्टिकल 19 फर्स्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट हर एक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अनुमति देती है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आपका 19 आर्टिकल 19 में है। ठीक है, 15 से 16 से 35 आपका फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड, सॉरी 12 से 35, 12 से 35। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु एडमिनिस्टर ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आसान सा सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर सभी लोग कीजिएगा। इसका आंसर ऐसे तो मैं बता दूं, बहुत आसान सा सवाल है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल 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 सब लोग सही बता रहे हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ही नियुक्ति करता है, किसका? अपॉइंट किया जाता है, किसका? प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, अब कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट का? तो दोस्त 53 आर्टिकल है प्रेसिडेंट का। फिर प्रेसिडेंट के कुछ आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इम्पीचमेंट का क्या है आर्टिकल, फिर महाभियोग, जिसको हम लोग महाभियोग हिंदी में बोलते हैं, महाभियोग का कौन सा आर्टिकल, और प्रेसिडेंट को एक क्षमादान का भी पावर दिया गया है, तो वो पावर कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, तो ये तो हो गया, ये आर्टिकल है आपका 61। ठीक है, इम्पीचमेंट का, और क्षमा दान वाला आर्टिकल 72। तो ये भी कभी कभी प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ था, तो मैं बता दिया, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़े ना भैया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और जल्दी जल्दी करेंगे। और आप सभी लोग, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो भाई एक लाइक देना और शेयर जरूर से करना, अपने भाई लोग को मदद करना उनकी। चलिए अगला सवाल है, ऑन विच डेट वॉज द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। भारत के संविधान को अपनाए जाने का प्रस्ताव किस तारीख को अपनाया गया था? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है, और एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ रहा है। तो हो सकता है कभी कभी एग्जाम में एग्जैक्ट डेट पूछ ले, तो आप सभी लोग ध्यान से बताइएगा। दोस्त इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल दोस्त इसका सही जवाब है, कमेंट कीजिए, जुनेर नहीं है वो जून है। ठीक है, वो जून है। इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947। ठीक है, 22 जनवरी 1947 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, वो जनवरी लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन। और अभी के इलेक्शन कमीशन कौन है आपको पता होगा, अरोरा जी हैं अभी। कौन है? तो इलेक्शन कमीशन है। तो दोस्त इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में पता है कौन सा आर्टिकल था, इम्पीचमेंट का कौन सा आर्टिकल है प्रेसिडेंट का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये है आपके इमेज सुनील अरोड़ा जी का, ये है अभी कौन? तो चीफ इलेक्शन कमीशन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल। 10वां सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग इसमें फंसेंगे, और जिनको पता होगा वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, फंसेंगे। तो देखना दोस्त, मैक्सिमम सीट पूछा गया है, लोकसभा का मैक्सिमम सीट क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। टोटल 552 सीट होते हैं। अब याद रखना, ये 552 में 2 सीट प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट, 2 सीट नॉमिनेट करते हैं, तो 552 में 2 चला गया तो बच गया 550। अब ये 550 को भी 2 भाग में बांटा जाता है, जिसमें कि 20 आपके यूटी के लोकसभा सीट होते हैं, और 530 स्टेट्स की लोकसभा सीटें हैं। ठीक है,
आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 550 स्टेट की है, 20 यूटी की है और 2 मनोनीत किया जाता है। ठीक है, टोटल सीट्स मैक्सिमम अगर पूछेगा तो 552 बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इमेज है पार्लियामेंट का। हमारा नया पार्लियामेंट भी बनने का प्रस्ताव आया है, वो भी जल्दी बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11वां सवाल। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो दोस्त लाइक करना जरूर, और हाँ, लाइक से भी इम्पोर्टेंट है शेयर करना, अपने भाई बंधु को भी वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी में कितने मेंबर होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये क्वेश्चन 100% है कि पूछा जाए। दोस्त याद रखना, टोटल मेंबर होते हैं 22। ठीक है, पीएसी में, पब्लिक अकाउंट कमिटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 15, याद रखना, 15 लोकसभा से होते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, 15 लोकसभा से होते हैं 15। अब 22 में अगर 15 घटा दिए तो बच गया 7। 7 होते हैं आपके राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा से होते हैं 7 और 15 होते हैं लोकसभा से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? 22 मेंबर, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन 13 देखते हैं, सवाल नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, हु सेड द डीपीएसपी आर लाइक बैंक चेक? भैया अच्छा है, किसने कहा कि डीपीएसपी बैंक चेक की तरह है? बताइए किसके कथन थे? केएम मुंशी, केटी शाह, बीआर अंबेडकर या फिर ऑस्टीन? आसान सा सवाल है, इसमें वक्त जाया नहीं करेंगे और ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा केटी शाह। ठीक है, केटी शाह ने ही कहा है डीपीएसपी एक बैंक चेक की तरह है, जब चाहे तो भंजा लो और जब चाहे तो रख लो। अब क्वेश्चन नंबर 13, संविधान में 1976 में कितने मौलिक कर्तव्यों जोड़े गए थे? बताइए कितने मौलिक कर्तव्य 1976 में संविधान में जोड़े गए थे? क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1976 पूछ रहा है, प्रेजेंट नहीं पूछ रहा है। अगर प्रेजेंट पूछेगा तो आप कुछ और आंसर दोगे, ये 1976 पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 10 मेंबर थे। ठीक है, टोटल 10 मेंबर थे, टोटल 10 होगा, लेकिन सॉरी, टोटल 10 मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था कब? 1976 में। लेकिन प्रेजेंट अगर पूछे, अभी पूछे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप बताओगे मेंबर नहीं होगा। ठीक है, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें कि वो जो 1976 में कौन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, फिर 42AA जोड़ा गया था। तो ये दोनों आर्टिकल जोड़े गए थे 1976 में, और फिर एक नया आर्टिकल जुड़ा 86AA, ये जुड़ा 2002 में, जिससे कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया भैया 11, पहले था 10। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ईयर के साथ याद रखना। 86AA अगर नहीं याद होता है तो ईयर याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, पर भारत के प्रधानमंत्री, ये तो वापस से पूछ लिया गया सवाल है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रेसिडेंट। ठीक है, अब अगला सवाल है, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? बताइए, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन लगाता है? फाइनेंस मिनिस्टर लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है, या फिर लोकसभा के स्पीकर लगाते हैं, या फिर चीफ जस्टिस लगाता है? तो कौन लगाता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी? और ई है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। तो 15, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, दोस्त प्रेसिडेंट लगाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट लगाते हैं क्या? प्रेसिडेंट लगाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। टोटल कितनी इमरजेंसी है? तो 3 इमरजेंसी है। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन सा है? तो 352 है जो कि नेशनल इमरजेंसी है, NE लिख रहा हूं।
फिर 356 है जो कि स्टेट इमरजेंसी है, फिर 360 है जो कि फाइनेंशियल FE फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो 3 इमरजेंसी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, राइट टू वोट को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज? मौलिक अधिकार, संवैधानिक दायित्व, मौलिक कर्तव्य या फिर कानूनी अधिकार? बताइए। लीगल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन या फिर फंडामेंटल राइट? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो दोस्त इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा डी, लीगल राइट इसका सही जवाब होगा। और ये किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो इसका आर्टिकल है 326। ठीक है, लीगल राइट सबको मिलता है। आर्टिकल 326 के तहत ये लीगल राइट इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और आपको पता है लीगल राइट क्या है? हमारा मताधिकार, अपने मत का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 विच, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में पहले संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया था? बताइए, कौन से शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? आसान सा सवाल है, और मैं आपको किसी दिन जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जो पूछे जाते हैं, उसको भी बताऊंगा। तो दोस्त इसका सही जवाब होगा, कौन सा शेड्यूल जुड़ा था? याद रखिएगा, जुड़ा था आपका 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था पहले अमेंडमेंट पे। और जो आपका सेवंथ शेड्यूल है, इसमें क्या है? इसमें दोस्त 3 लिस्ट है। क्या है? 3 लिस्ट। कौन कौन सी? स्टेट लिस्ट, कॉनकरेंट लिस्ट, कॉनकरेंट, ठीक है, कॉनकरेंट लिस्ट, और एक होती है नेशनल लिस्ट, यूनियन, जिसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 लिस्ट है। इसमें आइटम्स होते हैं, आइटम्स का अलग अलग नंबर है। ठीक है, तो आइटम्स का अलग अलग नंबर है। 3 लिस्ट है, स्टेट, यूनियन और कंकरेंट। अब क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग होने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत है? बताइए। द प्रोविजन फॉर हैविंग ए फाइनेंस कमीशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है? और आपको पता होना चाहिए अभी तक में कितना फाइनेंस कमीशन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। टोटल याद रखना 15 वित्त आयोग, 15th यहां लिख दे रहा हूं, 15 फाइनेंस कमीशन अभी तक बन चुका है। और 15वें कौन थे यार? क्वेश्चन 15वां और पहला पूछेगा तो हो सकता है ज्यादा चांस है ये पूछने का, 15वां पूछने का। तो ये थे आपके NK सिंह। ठीक है, और इसका आर्टिकल आपको बताना है, कौन से आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। 18वां प्रश्न, और इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। अभी लास्ट वाला आपका 15वां था, जो कि NK सिंह इसके 15वें फाइनेंस कमीशन के हेड थे। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेट? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति कहां से हुई है? बताइए, न्यायिक समीक्षा की उत्पत्ति कहां से हुई है? क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 है, बिल्कुल 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दे। तो दोस्त इसका सही जवाब होगा USA। 19 का आंसर है, अमेरिका से लिया गया है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। USA इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, 20वां सवाल। चलते चलते चलना है, 25 क्वेश्चन को तो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब घोषित किया गया? बताओ भाई। नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट डिक्लेयर्ड इन इंडिया, कब किया गया नेशनल इमरजेंसी? किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा, जो गलत तरीके से प्रयोग लगाया गया था।
बहुत सारा चीज किया गया था उसमें। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट कीजिए सभी लोग। 65, 75, 91 या फिर 91। ऑप्शन दो ठो है, ए और डी एक ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा दोस्त? 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया गया था, जिसमें फिर 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ा गया, जिसमें सेकुलर इंटीग्रिटी ये सब हम लोग आगे भी पढ़े, सबको जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 1976। अब अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियां किस संविधान से ली गई है? रेसिड्यूअल पावर। भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियां किस संविधान से ली गई है? कौन से कंट्री के संविधान से रेसिड्यूअल पावर लिया गया है? अविशिष्ट शक्तियां। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्त इसका सही जवाब होगा डी। ठीक है, कनाडा से लिया गया है। कनाडा, 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 जिसको हम इंग्लिश में कनाडा बोलते हैं। कनाडा से ये रेसिड्यूअल पावर लिया गया है। ठीक है, कनाडा के संविधान से रेसिड्यूअल पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। अब क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना को एक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बनाया गया है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, ये है क्वेश्चन नंबर 22। और दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा सभी लोग, और हाँ भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन कैसे हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टॉक्स अबाउट द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में बात करता है? ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123, 214, 213 या फिर 324? क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर एक अध्यादेश ला सकता है। ठीक है, गवर्नर को अध्यादेश का पावर आर्टिकल 213 के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 इसके बाद आएगा, तो आप सभी लोग पहले 25 का आंसर कर दीजिए, फिर 24 को भी डिस्कस करेंगे। ये सवाल है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म मैंडामस? तो आपको बताना है मैंडामस का अर्थ क्या है। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मैंडामस? मैंडामस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वी कमांड टू फॉरबीड बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, या फिर नन ऑफ दीज? मैं कंप्यूटर जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक इमेज आपके सामने लाया जाए जो कि आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने इमेज है रिट। टोटल 5 रिट होते हैं। कितने? 5। एक है हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन और सेटियोरी और कोवारेंटो। तो ये सारे रिट हैं। अब वापस से क्वेश्चन ला दिया जाए स्क्रीन पर, तो दोस्त आपको मैंडामस का अर्थ बताना है। टोटल 5 रिट होते हैं, आपको इमेज दिखाया गया। और अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका सही जवाब होगा वी कमांड। ठीक है, वी कमांड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये था 25वां, थोड़ा पीडीएफ में आगे पीछे हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष सिद्धांत लागू नहीं होते हैं? Which article of the Indian Constitution says the directive principle are not enforceable by any court? कौन सा वो अनुच्छेद है जिसके तहत ये कहा जाता है कि सभी लोगों पर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी लागू नहीं किया जा सकता है?
जिनको मानना है वो माने, जिनको नहीं मानना है वो नहीं भी मान सकते। तो डीपीएसपी एक ऐसी चीज है, लेकिन मेरा सरकार से अनुरोध है कि डीपीएसपी पे भी कड़ा कानून लाकर उसको भी मनवाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं डीपीएसपी में। तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। 24 का जवाब देंगे सभी लोग। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब होगा आर्टिकल 37। ठीक है, आर्टिकल 37 के तहत ही, आर्टिकल 37 के तहत ही ये कहा गया है कि डीपीएसपी को सभी लोगों को फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि डीपीएसपी को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और डीपीएसपी में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। तो चलिए फिर आज का हमारा ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे थे आपके क्वेश्चन, और स्कोर जरूर बताना कितने आप लोगों ने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो एक शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो अपने दोस्तों को हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में हमारे क्लास के बारे में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास, इसकी दूसरी क्लास में, दूसरे सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।